नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बड़ौदा उपचुनाव की तारीखों पर हो रही अटकलों पर चुनाव आयोग ने विराम लगा दिया है। आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रमों के अनुसार 16 अक्टूबर को नामांकन भरने की अंतिम तिथि है और उम्मीदवारों के नामांकन की जांच 17 अक्टूबर को होगी। वहीं 19 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। इसके साथ ही मतदान की तिथि आयोग द्वारा 3 नवंबर निर्धारित की गई है और मतगणना की तिथि 10 नवंबर की घोषणा है। आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग करने के आदेश दिए हैं। वहीं लोगों को जागरूक करते हुए आयोग ने सभी मतदाताओं से फोटो पहचान पत्र साथ लगाने की अपील भी की। बड़ौदा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश की राजनीति में घमासान मच गया है, जिसके चलते विपक्ष ने सरकार को कृषि अध्यादेशों के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी घेरने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। कुरुक्षेत्र से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारी मेंबर और महिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ उप प्रधान बिमला सरोहा ने कृषि अध्यादेशों के विरोध में प्रदेश के सभी जिलों में किसान मजदूर बचाओ दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। वहीं प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में उतरकर रोष प्रदर्शन करेगी। 2 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती को किसान मजदूर बचाओ दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। वहीं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर महिला कांग्रेस वरिष्ठ उप प्रधान बिमला सरोहा ने कहा कि बड़ौदा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी मतों से विजय प्राप्त करेगी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में लोगों का गुस्सा बीजेपी के प्रति साफ दिखाई दे रहा है और यही वजह रहेगी कि वहां की जनता बीजेपी को हराकर कांग्रेस को विजय प्राप्त करवाएगी। कांग्रेस पार्टी ने कल हमारी प्रदेश अध्यक्षा आदरणीय कुमारी शैलजा जी और हमारे हरियाणा के जो प्रभारी हैं विवेक बंसल जी ने वहां जो बात रही कि आने वाली 2 तारीख को 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर पूरे हरियाणा में किसान मजदूर बचाओ दिवस के रूप में ये हम प्रोग्राम करेंगे। 101% कांग्रेस वहां पे जीत दर्ज करेगी और बीजेपी को जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। इस वक्त जनता बहुत गुस्से में है और बड़ौदा चुनाव को लेके बड़ौदा चुनाव की सीट जो बड़ौदा सीट हमेशा ही कांग्रेस की रही है और इस वक्त तो जनता वैसे ही बहुत आक्रोशित है, क्योंकि बीजेपी के जैसे जैसे कारनामे हो रहे हैं उसको देखते हुए वो 100% 101% कांग्रेस को जिताएगी। प्रदेश में बड़ौदा उपचुनावों की तारीखें तय होने के बाद सियासी हलचल शुरू हो गई है, जिसके चलते पूर्व सांसद अशोक तंवर ने रोहतक में मैना टूरिस्ट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान अशोक तंवर ने प्रदेश सरकार पर बड़ौदा उपचुनावों को लेकर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में कृषि अध्यादेशों को किसानों ने सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया है, जिसके चलते बीजेपी चुनाव में देरी करवा रही है। लेकिन चुनाव आयोग द्वारा तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव लड़ना बीजेपी की मजबूरी हो गई है। बड़ौदा उपचुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। वहीं इस मौके पर तंवर ने विपक्ष को भी आड़े हाथ लिया। विपक्ष पर जुबानी हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई नेता बीजेपी से मिले हुए हैं, अब कांग्रेस को बीजेपी मुक्त बनाने की जरूरत है। वहीं कृषि अध्यादेशों का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि तीनों अध्यादेश किसान और मजदूर विरोधी हैं। सरकार अध्यादेशों के जरिए किसानों का शोषण करना चाहती है। ये जो नए विधेयक आए हैं उसके विरोधाभास का पता चलता है। एक तरफ ये कह रहे थे कि एक राष्ट्र और एक मंडी होगी, कहीं भी कोई उसको बेच सकता है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि जो यूपी से धान या और कोई फसलें किसी भी प्रदेश के दूसरे बॉर्डर से आएगी उसको हम यहाँ पर बेचने नहीं देंगे। तो या तो इसमें संसद गलत है, मोदी सरकार गलत है, या फिर खट्टर सरकार को ये इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो ये इसका मतलब किसानों की जो शंका है। कृषि विभाग को टोहाना क्षेत्र में हरसेक से पिछले 3 दिनों में 6 लोकेशन पराली जलाने की घटनाओं की प्राप्त हुई है, जिसको लेकर कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जांच के कार्य में जुटे हुए हैं। इसके बारे में एक विशेष वार्ता के दौरान कृषि विभाग टोहाना के एसडीओ मुकेश मेहरा ने बताया कि इन दिनों जिला उपायुक्त के द्वारा धारा 144 लगाई गई है, जिसके तहत कोई भी किसान अपने खेतों में पराली को नहीं जला सकता।
कृषि विभाग के द्वारा जहां जागरूकता कार्यक्रम इस बारे में चलाए जा रहे हैं, वहीं ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर कमेटी का गठन किया गया है, जिसके द्वारा पराली जलाने की घटनाओं पर निगाह रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग टोहाना को पिछले 3 दिनों में 6 लोकेशन पर पराली जलाने की घटनाएं मिली हैं, जिसको लेकर कृषि विभाग के द्वारा जांच का कार्य जारी है। कृषि अधिकारी मुकेश मेहरा ने बताया कि पराली जलाने की घटनाओं पर जुर्माना और FIR दोनों ही कार्रवाई हो सकती है। कृषि विभाग की जांच करता है और इस पर एक FIR दर्ज करवाने का काम भी करता है। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर कमेटी में कृषि विभाग की ओर से एक कर्मचारी, एक पटवारी, ग्राम सचिव कमेटी बनाई गई है। ब्लॉक स्तर पर भी जांच कमेटी इन घटनाओं पर निगाह रखे हुए है। गांव स्तर पर टीम है, ये एक ब्लॉक स्तर पर टीम बनाई हुई है, तो वो निगरानी कर रहे हैं। जो भी किसान अगर अरसक से दिल्ली यहाँ वो आ रही हैं लोकेशन, कहाँ कहाँ आग लगी है, तो उस लोकेशन की वो हम जांच कर रहे हैं। मौके पर जाके जो ग्राम स्तरीय टीम है, तो वो उसका पूरा वो एक्शन टेकन रिपोर्ट बना के फिर हम उच्च अधिकारियों को भेज रहे हैं। और इसमें जो आगे जो जुर्माना है या FIR करवानी है, वो पोल्यूशन डिपार्टमेंट करवा। देश में मंगलवार को कोरोना के 82,473 नए मरीज मिले हैं। अब संक्रमितों की संख्या 62,13,008 हो गई है। 24 घंटे में 85,481 और रिकवरी के साथ ठीक होने वालों का आंकड़ा 51,74,418 हो गया है। इस आंकड़े तक पहुंचने वाला भारत दुनिया का इकलौता देश है। हालांकि चिंताजनक खबर यह है कि 24 घंटे में देश में 1,167 मौतें भी हुई है। इस बीच उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को भी कोरोना हो गया है। उनके रूटीन टेस्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद उन्हें होम आइसोलेट कर दिया गया। वहीं प्रदेश में कोरोना की टेस्टिंग धीरे धीरे अब घटने लगी है, जिससे नए मरीजों की संख्या में भी कमी आने लगी है। हालांकि मौतों का सिलसिला नहीं थमा है। पिछले 24 घंटे में हर एक घंटे में एक मरीज ने दम तोड़ा है। 16 जिलों में मौतें हुई हैं। इनमें से सबसे ज्यादा हिसार और यमुनानगर में 3-3, रोहतक, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, चरखी दादरी में 2-2, वहीं फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, पंचकुला, भिवानी, नूंह, अंबाला, पानीपत, जींद, सिरसा में 1-1 मरीज की मौत हुई है, जिससे अब मौतों की संख्या बढ़कर 1,445 हो गई है। दूसरी ओर एक दिन में 1,443 नए मरीज मिलने के बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,27,384 हो गया है। बुधवार को 2,403 मरीज ठीक हुए हैं और अब ठीक होने वालों की संख्या 1,10,814 हो गई है। कोरोना काल में लोगों की सेवा करने वाले डॉक्टरों को जस्ट इंडिया और माइक्रोन के द्वारा सम्मानित करने का सिलसिला जारी है। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए अलग अलग चरण में यह कार्यक्रम रखा गया। जस्ट इंडिया के स्टूडियो में आयोजित इस कार्यक्रम में दूसरे दिन प्रमुख रूप से डॉक्टर राजेश जाले, डॉक्टर दिनेश संसनवाल, डॉक्टर अरुण अरोड़ा और डॉक्टर SL वर्मा को सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से समाज सेवी चांद हुड्डा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर निगम कमिश्नर IAS प्रदीप गोदारा ने कोरोना काल में डॉक्टरों की भूमिका की प्रशंसा भी की। साथ ही डॉक्टरों ने कोरोना काल में किन परिस्थितियों में मरीजों का इलाज किया, इस संदर्भ में भी अपने अनुभव साझा किए। जस्ट इंडिया के एडिटर इन चीफ शिव कुमार शर्मा और माइक्रोन कंपनी से मुख्य अतिथि रिटायर्ड ब्रिगेडियर दीपक खुराना ने नगर निगम कमिश्नर IAS प्रदीप गोदारा को सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन श्रीमती वीणा कौशिक कर रही हैं। सबसे पहले तो मैम हमने जो अपना कंट्रोल रूम था उसको सख्त किया। हमारा सफाई का कंट्रोल रूम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वो मल्टीपर्पज कंट्रोल रूम बनाया हमने और राउंड द क्लॉक उसमें ड्यूटी होती है 24 आवर्स। और कभी भी करेंगे, उसका नंबर काफी फेमस हो चुका है रोहतक में, कभी भी करेंगे तो कोरोना की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, सफाई की प्रॉब्लम्स के सिवा हम उनको अटेंड करते हैं। उसके सिवा उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए हमने डिफरेंट सेल्स क्रिएट की। जो आती लॉकडाउन था तो एक भय का माहौल था, वो डॉक्टर्स में भी था, स्टाफ में भी था और साथ में जो मरीजों में जो आम आदमी में तो था ही। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने अपने डॉक्टर्स की मीटिंग की और उसमें हमने अपने आपस में बात करके और स्टाफ को अपने कॉन्फिडेंस में लिया। हिंदुस्तान में जो हेल्थ सर्विस हैं मोर देन 75% वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर देखते हैं। फिर भी मैं आपको बताऊंगा हमने क्या करा, फिर भी हमें किसी ने रिप्लाई नहीं करा। 11 अलग अलग जिलों से मरीज आने शुरू हुए और उसके बाद अगले 3-4 महीने में हमारे ये तीनों के तीनों जो 24, 25, 26 वार्ड थे वो भर गए और हमें ट्रॉमा वार्ड जो हमारा पूरा 120 बेडेड हॉस्पिटल है उसको हमें कोरोना वार्ड में कन्वर्ट करना पड़ा। रोहतक में जो राहगिरी का प्रोग्राम चलता था वो हमने राहगिरी का प्रोग्राम बड़ी सफलतापूर्वक चलाया और उसमें मेन मुद्दे ये रहते थे कि हम
किसी खास थीम पे रोहतक में काम करें, जिसके अंदर स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक का उपयोग ना करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे अभियान पे हम काम करते हैं। सबसे भारी प्रॉब्लम थी जब हमारा लॉकडाउन हुआ था, हम बाहर निकल नहीं सकते थे, मदद कर नहीं सकते थे, हम सभी मजबूर थे। तो उस परिस्थितियों में हमने ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके लोगों को जहाँ से जो भी मदद की दरकार आई जी, वो हमने उसकी पूर्ति की। ऐसे मौके तो बहुत आए, मतलब अब भी आते हैं, बीच में पेशेंट फ़ोन करते हैं जी मेरे को फीवर हो गया, मेरे को खांसी होगी, तो हम उनको समझाते हैं कि नॉर्मल वायरल भी हो सकता है, आप घबराइए मत। पेशेंट को बड़ा कोरोना का फोबिया होता है, नहीं जी मेरे को कोरोना हो जाएगा, तो हम उनकी कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री लेते हैं, उनको समझाते हैं कि आप अपना टेस्ट कराइए। यूपी के हाथरस में दलित लड़की के साथ गैंगरेप के बाद उसकी निर्मम हत्या के बाद यूपी सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में रोष व्याप्त है। देश में जगह जगह सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज रोहतक में अंबेडकर चौक पर एसएफआई द्वारा यूपी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। आंदोलनकारियों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने और मेडिकल प्रशासन पर इलाज में कोताही बरतने का आरोप लगाया। वहीं सरकार पर आरोपियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया गया। आंदोलनकर्ताओं ने सरकार से आरोपियों को जल्द पकड़ने और फांसी की सजा देने की मांग की है। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा जबरन रात को मृतका का अंतिम संस्कार देर रात किया गया। अंतिम संस्कार के समय उसके घर वालों को जबरन घर में बंदी बनाया गया और उनकी मर्जी के बिना ही उनकी बेटी का अंतिम संस्कार किया गया। आज हाथरस के अंदर जो बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसकी निर्मम हत्या की गई, उसके बाद उसके इलाज में कोताही बरती और सारी हदें पार करते हुए माँ बाप को जो है उसका संस्कार तक करने का अधिकार नहीं दिया वहाँ पे, उसके प्रति ये आक्रोश प्रदर्शन है। और हम ये मांग करते हैं कि यूपी के अंदर जो अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है, उसकी वजह से बेटियों के लिए कयामत के दिन आ रहे हैं, तो ये बंद किया जाना चाहिए। और उन्नाव के केस में भी एक IAS, 2 SP जो हैं CBI ने कहा अपराधी है और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।